हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे लाडलो, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। अपनी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है ये आर्मी एग्जाम के लिए रामबाण है। लगातार आप सभी यूं ही यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा। जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और जो यूट्यूब पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। क्लास पूरी होने के बाद सेशन आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। तो बिल्कुल आपका समय जाया न करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने शुरू करता हूं। तो लीजिएगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। किलो हर्ट्ज किसकी इकाई होती है? यदि मैं आर्मी के एग्जाम के लिहाज से बात करूं तो जो मात्रक और इकाई का क्वेश्चन है यह आर्मी का एक पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर भर भर के पूछा जाता है। अपना क्वेश्चन है हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज किसकी इकाई है? आवर्ती की, पृष्ठ तनाव की, ये लिखा है पृष्ठ तनाव, आवर्ती की, पृष्ठ तनाव की, तरंग दैर्ध्य की, ध्वनि की तीव्रता की। ध्वनि की तीव्रता की मैं बात करूं तो ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तरंग दैर्ध्य की यदि बात की जाए तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है। पृष्ठ तनाव की मैं बात करूं तो पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। जबकि जो आवर्ती का मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो तीनों ऑप्शन में दे रखे तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तरंग दैर्ध्य का, पृष्ठ तनाव का और ध्वनि की तीव्रता का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? दोनों इकाई से रिलेटिव ये या तो विद्युत वाले पोर्शन से या भौतिक राशियों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? इकाई कहो चाहे मात्रक कहो ये एक ही बात है। कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम। कूलाम की मैं बात करूं तो कूलाम आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? कूलाम है जो आवेश की इकाई है, आवेश का मात्रक है। एम्पियर की मैं बात करूं तो एम्पियर विद्युत धारा का है। विद्युत धारा का मात्रक यदि आपको पूछे तो वो एम्पियर है, विद्युत धारा का। ओम की मैं बात करूं तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अपना क्वेश्चन है विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। और यदि पूछ ले विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है। वाट है जिसको W से दर्शाया जाता है और वोल्ट को V से दर्शाया जाता है, जो विभवांतर का मात्रक है। तो कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, ओम और वॉट, ये पांचों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इन पांचों में से एक कई एग्जामों के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, चुंबक को नष्ट किया जा सकता है। चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण को कैसे नष्ट किया जाता है? चुंबकीय गुण वो होता है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, वो उसका चुंबकीय गुण है। और चुंबकीय गुण को नष्ट कैसे किया जा सकता है? पानी में डालकर, गर्म कर या पीट कर, ठंडा कर या लोहे के संपर्क में लाकर। तो बिल्कुल चुंबक के अंदर चुंबकीय गुण को नष्ट, या तो चुंबक को गर्म करने पर चुंबक में चुंबकीय गुण नहीं रहेगा, या उसको यदि भारी चोट से पीटा जाता है तो भी उसमें चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी है, लेकिन बहुत कम जगह, बहुत कम किताबों के अंदर ये देखने को मिलता है। और ये आर्मी एग्जाम के अंदर ओरिजिनल पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट के अंदर शामिल किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट उत्तक पाए जाते हैं। पिगमेंट उत्तक कहां पाए जाते हैं? त्वचा में, यकृत में, हृदय में, कर्ण में। कर्ण यानी कान। पिगमेंट उत्तक कहां पाए जाते हैं? मैं बात करूं उत्तक होता क्या है? उत्तक शब्द की यदि परिभाषा बात करूं तो समान कोशिकाओं का समूह। एक समान कोशिकाओं का समूह होता है, जो समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। उत्तक कहलाता है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे
कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन है पिगमेंट ऊतक कहां पाया जाता है, तो पिगमेंट ऊतक त्वचा के अंदर पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के नाभिक में होता है। देखिए यह है अपना परमाणु, ये परमाणु है और ये परमाणु का जो केंद्रक होता है जिसको नाभिक कहते हैं। चलिएगा यदि मैं बात करूं परमाणु की जो खोज की, परमाणु का जनक तो कहा जाता है जॉन डाल्टन को। और परमाणु के अंदर 3 प्रमुख मूल कण होते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इनसे रिलेटिव खूब क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। प्रोटॉन कैसा होता है, तो प्रोटॉन धनावेश होता है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसके अलावा इनकी खोजकर्ता से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए पहले वाली क्लास में भी मैंने ट्रिक बताई थी। ईंट पर गोल गोल नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से बन गया थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो थॉमसन है। ईंट पर गोल गोल नाच, यानी ईंट पर से प्रोटॉन, गोल गोल से हो गया गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन। नाच यानी न्यूट्रॉन के कौन है, तो जेम्स चैडविक। कौन है, जेम्स चैडविक। ये बात होगी। इसके अलावा मैं प्रोटॉन के नामकरण की बात करूं, प्रोटॉन की खोज तो किसने की, प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नामकरण किसने किया, तो नामकरण रदरफोर्ड ने किया। इसके अलावा यदि पूछ ले परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, पूरे परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो परमाणु का जनक कहा जाता है जॉन डाल्टन को। तो ये नाभिक है। अब क्या होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी कक्षाओं के अंदर। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षाओं के अंदर, ये चक्कर लगाते रहते हैं। जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अपना क्वेश्चन है नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर अपनी कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित है। यानी आर्मी एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो अध्ययन से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। एपीकल्चर एक शाखा है, एक अध्ययन का दृष्टिकोण से क्वेश्चन बना है। तो एपीकल्चर का संबंध शहद से, रेशम से, सेव से या लाख से। एपीकल्चर का संबंध होता है वैसे मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का जो संबंध है वो मधुमक्खी पालन से है। तो मधुमक्खियों से क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है। इसलिए एपीकल्चर से जो उत्पादन है वो शहद है। रेशम की मैं बात करूं तो रेशम कीट पालन चेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, चेरीकल्चर कहलाता है। आप मुझे बताओगे अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों को मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, मास संख्या, परमाणु संख्या, आइसोटॉप या आइसोबार। मास संख्या जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, मास संख्या या जिसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। यानी किसी तत्व के अंदर, किसी तत्व की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को यदि जोड़ा जाए तो उस तत्व की क्या होगी, द्रव्यमान संख्या होगी। आइसोटॉप का मतलब होता है समभारिक और आइसोबार का मतलब होता है समस्थानिक, जिसकी बात आगे जब किसी भी टॉपिक में आएंगे तो अपन उठा के करेंगे, या मैं स्पेशल इन दोनों के ऊपर समभारिक समस्थानिक क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से समस्थानिक का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, सारी बात अपन एक अलग से छोटे से टॉपिक पे लेके जरूर आपके डाउट क्लियर करेंगे। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं जिसको विबग्योर के नाम से दर्शाया जाता है। विबग्योर। इंद्रधनुष के अंदर कौन सा रंग नहीं होता है,
तो नीला बिल्कुल होता है, लाल होता है, हरा होता है, लेकिन काला रंग इंद्रधनुष के अंदर नहीं होता है। यह है इनके रंगों की श्रृंखला। इंद्रधनुष 7 रंगों का, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब बरसात की बूंद जब किसी पौधे की पत्ती पर होता है, जब सूर्य की प्रकाश उससे गुजरती है, तो वो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होती है, जिसके कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी क्वेश्चन पूछ ले इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष की घटना वर्ण विक्षेपण के कारण, इसी के साथ साथ अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से वर्ण विक्षेपण के कारण यह घटना घटित होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप कौन सा है? लकड़ी का कोयला, ग्रेनाइट, हीरा, ग्रेफाइट। तो कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप यदि आपको पूछे, तो सबसे शुद्ध अपर रूप पूछे तो वो हीरा है। और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ यदि आपको पूछे, प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ यदि आपको पूछे तो वो हीरा है। और ग्रेफाइट की मैं बात करूं तो एकमात्र अधातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सितार परिवर्तित करता है। सितार किसको, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो सितार एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो इस बात से हमें पूर्ण विदित है कि वाद्य यंत्र है, इसका मतलब वो बजने पे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी को ही तो वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी ये सितार ध्वनि तो पैदा करता है, लेकिन किस, तो ये है जो यांत्रिक ऊर्जा, यानी हाथों के माध्यम से मांसपेशियों के द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा, जो स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा है, जिसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा बनी, और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करता है कौन? सितार। सितार है जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। चलिएगा, निम्न में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस रोग का जो वाहक है, कारक है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी है? पायरिया, कालाजार, दस्त या मलेरिया? यदि मलेरिया की मैं बात करूं, मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया के खोजकर्ता है रोनाल्ड रोश। मलेरिया की खोज किसने की? तो रोनाल्ड रोश ने की। दूसरी बात, मलेरिया का वाहक क्या है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। तीसरी बात, यदि मैं मलेरिया से संबंधित करूं, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से पलिया अर्थात आरबीसी प्रभावित होती है। अगली बात है, मलेरिया किसके माध्यम से फैलता है? तो मलेरिया परजीवी या प्रोटोजोआ, परजीवी जिसको इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ के माध्यम से मलेरिया फैलता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है। चलिएगा, क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका झिल्ली में, या गोल्जी कोय में? तो क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र, और गुणसूत्र का जो मेन आधार है वो कौन है? डीएनए। तो क्रोमोसोम कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस का अर्थ होता है केंद्रक। तो क्रोमोसोम या डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक जलयान नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसके स्तर में क्या परिवर्तन होगा? जब एक, चाहे जलयान, चाहे जहाज माने, चाहे नाव माने, जब नदी में चलता वो समंदर के अंदर यदि प्रवेश करे तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? इसका स्तर ऊपर उठेगा, इसका स्तर नीचे जाएगा, जलयान की दशा व निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ पर निर्भर होगा, या इसके स्तर में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। जब नदी के अंदर जल कम होता है तो उत्प्लावना बल कम लगता है। जब समंदर गहरा होता है तो दरो जल की मात्रा अधिक होती है तो उत्प्लावना बल भी अधिक मात्रा में लगता है, जिसके कारण जब नदी से समंदर के अंदर कोई जलयान प्रवेश करता है तो इसका जो स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पंखे के नीचे बैठने से हमें आराम क्यों मिलता है? गर्मी की ऋतु में बड़े शाव से बैठते हैं पंखे के नीचे और हवा खाते हैं, ऐसा क्यों? पंखे से हमें ठंडी हवा लगती है, ठीक बात है। ये हवा को गतिशील बनाता है, जिससे पसीने की वाष्पन दर बढ़ जाती है। ये सेवन धाराएं उत्पन्न करता है। पंखा हवा उत्पन्न करता है जो शरीर की गर्मी को दूर करता है। पंखे की हवा ठंडी नहीं होती है, जबकि पंखा वातावरण की गर्म हवाओं को धकेल देता है, जिससे हमारे पसीने की जो वाष्पन दर है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा पसीना सूख जाता है और हमें गर्मी लगनी कम हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये वातावरण की हवा को, यहां से गर्म हवा को पंखा निकाल देता है, जिससे आसपास का जो क्लाइमेट वातावरण है वो ठंडा होकर अपने शरीर की जो पसीने की वाष्पन दर थी वो बढ़ जाती है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये पंखा इस प्रकार गर्मियों की ऋतु में हमारी सहायता करता है। बड़ा लेजेंड क्वेश्चन, बड़ा शानदार एग्जाम की दृष्टि से, वायुमंडल के किस भाग में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, उपरोक्त सभी। यदि शोभ मंडल की मैं बात करूं तो जितनी भी मौसमी घटनाएं, बादलों का बनना, वर्षात का होना, यानी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, सारी की सारी मौसमी घटनाओं का घटित होना किस मौसमी घटनाएं किस मंडल के अंदर घटित होती है? तो शोभ मंडल। समताप मंडल की मैं बात करूं तो वायुयान, वायुयानों की जो उड़ान होती है, हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो समताप मंडल के अंदर उड़ते हैं। और रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल के अंदर होता है? तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है वो आयन मंडल के अंदर होता है। ये थे अपने साइंस के क्वेश्चन। तो चलिएगा हम बात करते हैं अपने जीके के पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बात करते हैं परमवीर चक्र की। यह भारत का सबसे बड़ा शौर्य व वीरता सम्मान है, वीरता सम्मान है। चलो, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, खेल क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, पद्म विभूषण, विशेष सेवा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? बोले तो पद्म विभूषण। तो भारत रत्न हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा। चलो, नई दिल्ली कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। कोयम्बटूर हैदराबाद। कोयम्बटूर के अंदर क्या है? सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है हैदराबाद में वायुसेना अकादमी और गन्ना संगठन को या गन्ना केंद्र को कहां पर है? कोयम्बटूर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए अप्सरा राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? नदियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन टपकते हैं सीधे। यमुना, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। चलो, दक्षिण की सबसे लंबी नदी। तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बता देना, गोदावरी नदी है। कोसी नदी लिख दो, मार्ग परिवर्तन करने वाली। फिर बिहार का
शोक। फिर बात करते हैं बंगाल का शोक। बंगाल का शोक कौन सी नदी है? दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। फिर बात करते हैं इसकी नर्मदा की। चलो नर्मदा की बात करते हैं। डेल्टा ने बनाने वाली, डेल्टा ने बनाने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। चलो नेक्स्ट, तो हमारा आंसर होगा यमुना नदी। चलो नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? गवर्नर जनरल कौन बने थे? गवर्नर जनरल की बात करें 1857 के रिवॉल्यूशन के समय, 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस। उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। लॉर्ड पामस्टर्न। रानी कौन थी? क्वीन कौन थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ, ठीक है ना। उस समय एजीजी कौन था? एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल सर पैट्रिक लॉरेंस था। सर पैट्रिक लॉरेंस था। तो चलो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, एजीजी सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना। चलो अगली बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। लिख दो स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम, प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना। जनरल के एम करियप्पा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिख दो प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति जगदीश। और वर्तमान में कौन है? लिख दो वर्तमान उपराष्ट्रपति, वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़े। जगदीश धनखड़े, जगदीश धनखड़े। चलो और बात करते हैं, और बात करते हैं प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन था? प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति मैंने बता दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में जगदीश धनखड़े। वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। लिख दो आदिवासी समाज की प्रथम, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति। चलो नेक्स्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेसियों गीत किस राज्य का लोकगीत है? कांग्रेसियों गीत के मारो छेले मोरो कांग्रेसियों पणिहारियां ले गई रे, तो वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और पणिहारी भी राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से कजरी, कजरी, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश से क्या है? कांगी। गुजरात से क्या है? गुजरात से गरबा है, गुजरात से गरबा है। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा कहाँ का है? पंजाबी करते हैं, क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर। उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर हिमाचल प्रदेश शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला। मिर्च के लिए फेमस गुजरात राजधानी गांधीनगर, गुजरात राजधानी गांधीनगर। और याद रखना गुजरात की लिख दो तटीय सीमा का सबसे बड़ा राज्य। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 21, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ये बात किस अनुच्छेद में? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? पहली बात तो ये सामने आती है, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा। चलो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वर्तमान में कौन है? जगदीश, वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़े, वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़े, ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू। फिर अनुच्छेद 154 लिख दो, राज्य, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, शक्ति राज्यपाल, राज्यपाल के पास में होती है। किसके पास में होती है? राज्यपाल के पास में, राज्यपाल के पास में होती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए राइट, अनुच्छेद 164। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो का नारा किस महान व्यक्तित्व ने दिया है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आपसे क्वेश्चन होगा, महात्मा गांधी जी की समाधि क्या कहलाती है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज इंस्टाग्राम का जमाना है, तुम मुझे आईडी दो, मैं तुम्हें बर्बादी दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोश की तमन्ना, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का तिल में है। अगला है भगत सिंह, इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है ना? तो महात्मा गांधी। चलो नेक्स्ट, चलो महात्मा गांधी की एक बहुत शानदार बात है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर, अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल। महात्मा गांधी को क्या कहा है? आधा नंगा फकीर। चलो क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कम साक्षरता वाला, साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व वाला राज्य भी बिहार है, वाला राज्य। फिर अगली बात करें कम जनघनत्व वाला, कम जनघनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो केरल, केरल की बात करें सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है ना। हरियाणा कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात। सिक्किम, सिक्किम की बात करें सबसे कम, सबसे, देखो सिक्किम। और एक बात कर दूं, चलो बात करते हैं हम यूपी की साथ में कर लेते हैं, बात कर ले कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेते हैं। चलो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं हमारे राजस्थान की। लिख दो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सर्वाधिक, क्षेत्रफल में सर्वाधिक, ठीक है। फिर बात करते हैं गोवा, गोवा क्षेत्रफल में कम, फिर जनसंख्या में ज्यादा, जनसंख्या में सर्वाधिक, जनसंख्या में सर्वाधिक कौन सा है? यूपी है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? बिहार होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर और राधाबाई सुब्बारायन, राधाबाई सुब्बारायन। सरोजिनी नायडू प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल। फिर एक दो प्रथम, प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री, प्रथम केंद्रीय महिला मंत्री। लिख दो प्रथम, प्रथम महिला
प्रथम महिला सांसद, प्रथम महिला सांसद। और रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर डी। देखो रजिया सुल्तान की बात करें किस वंश की थी? गुलाम वंश। किस वंश की थी? गुलाम वंश। इतिहास में गुलाम वंश का समय, इतिहास में गुलाम वंश का समय लिख दो 1206 से 1290, 1206 से 1290, ठीक है ना। अब देखो रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की पुत्री। इल्तुतमिश लिख दो दासों का दास कहते हैं, दासों का दास कहते हैं। और बात करें इल्तुतमिश की, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वैधानिक, वैधानिक मान्यता प्राप्त प्रथम दिल्ली का, प्रथम दिल्ली का सुल्तान, प्रथम दिल्ली का सुल्तान। और बात करें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। और बात करें इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की और बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है, यह लिख देना क्या किया था इसने? सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी, सर्वप्रथम दिल्ली को राजधानी, दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कुछ वंशों की, कुछ वंशों की भी बात कर लेते हैं। कुछ वंश यहां पर लिख दो, वंश यहां पर लिख दो संस्थापक, यहां पर लिख दो संस्थापक, वंश और संस्थापक। चलो अब बात करते हैं वंश के अंदर, सबसे पहला बात करते हैं गुलाम वंश। कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, और लोधी वंश, ठीक है। चलो अब इन वंशों के संस्थापक की भी बात कर लेते हैं साथ में। चलो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलो खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। कौन था जलालुद्दीन खिलजी? तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद खिजर खां, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। फिर बात करते हैं लोधी वंश, बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी जो बाबर से पानीपत के युद्ध में मारा गया था। तो इब्राहिम लोधी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। तो पहला शासक जो युद्ध मैदान के अंदर लड़ता हुआ मारा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन था? पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। टी प्रकाशम आंध्र केसरी। श्रीकरण सिंह बिहार केसरी, ठीक है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। अब चलो अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? पहले 1 दिसंबर को, हमारा आंसर हो गया 1 दिसंबर। अब बात करते हैं 4 दिसंबर नौसेना दिवस, नौसेना दिवस। 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस, ठीक है ना। तो 1 दिसंबर को क्या है? विश्व एड्स दिवस। बात करते हैं AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 27। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? चलो वेलिंगटन किसकी है? न्यूजीलैंड, किसकी है? न्यूजीलैंड की। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। बीजिंग किसकी है? चीन की। जापान की क्या है? टोक्यो, ठीक है ना। चलो विश्व के उस देश और राजधानी भी साथ में लिख देते हैं। चलो बात करते हैं भारत, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, भूटान, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका। चलो श्रीलंका। और अगले कुछ और देश है, श्रीलंका। चलो और बात करते हैं फिर जापान, बात करते हैं इंग्लैंड, बात करते हैं फ्रांस, फ्रांस, अमेरिका, अमेरिका, रूस, रूस। चलो भारत की नई दिल्ली, भारत की नई दिल्ली, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफगानिस्तान, काबुल, काबुल, काबुल के अंदर किस शासक का मकबरा है? बाबर का मकबरा है। नेपाल की काठमांडू, काठमांडू, भूटान की थिम्पू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे, जयवर्धनेपुरे कोटे, जापान की क्या है? टोक्यो, टोक्यो, इंग्लैंड की क्या है? लंदन, लंदन, थेम्स नदी, थेम्स या थेम्स नदी, फ्रांस की क्या है? पेरिस, पेरिस, शीन नदी, कौन सी नदी? शीन नदी, अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। रूस की क्या है? मॉस्को, रूस की क्या है? मॉस्को, ठीक है ना। ये विश्व के कुछ महत्वपूर्ण देशों की क्या हो गई? राजधानियां हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर 28, 11वां सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? मैंने क्वेश्चन महासागर दिया लेकिन ऑप्शन सभी महाद्वीप के दिए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सभी महाद्वीप के दिए। ऑस्ट्रेलिया। चलो क्षेत्रफल में छोटा, क्षेत्रफल में छोटा महाद्वीप एशिया लिख दो। क्षेत्रफल प्लस जनसंख्या, जनसंख्या में बड़ा महाद्वीप, ठीक है ना। हम भारत वाले किसमें है? एशिया। अंटार्कटिका कम जनसंख्या, कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2 बार राज्याभिषेक होने वाला मुगल शासक कौन सा था? 2 बार राज्याभिषेक होने वाला मुगल शासक कौन सा था? बात करते हैं बाबर की। बाबर की मकबरा कहाँ पर है? काबुल, काबुल, बाबर का मकबरा काबुल, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं का 2 बार राज्याभिषेक, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका? हुमायूं का। चलो कब कब हुआ था? दोनों डेट लिख देते हैं, दोनों डेट लिख देते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। चलो पहली बात करते हैं 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1530। दूसरा हुआ था 1555 में, 1553, सॉरी 1555, ठीक है ना। चलो और कौन सा शासक था? और कौन सा शासक था? चलो लिख दो औरंगजेब। कौन सा? औरंगजेब का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में मकबरा। फिर बात करते हैं बचपन का नाम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन। फिर शेरशाह, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम बिहार में। बचपन का नाम फरीद खां। क्या था? फरीद खां। एक बार बाबर ने अपने बेटे हुमायूं से कहा था, बेटा इस हुमायूं इसका शेरशाह से क्या करना? संभल के रहना, इसे चालाक अफगान कहकर कहा, और कहा इसके माथे पर मुझे बादशाह की लकीरें दिखती है। बहादुर शाह मुअज्जम नाम था। क्या था? मुअज्जम नाम था। अपने भाई आजम को पराजित करके शासक बना था। तो ऑप्शन नंबर 2 हुमायूं। हुमायूं ने, एक लैंडपुर इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं का अर्थ होता भाग्यशाली, लेकिन उसके जैसा भाग्यशाली कोई शासक नहीं था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मगध के वंश शासक और बाबर का परिचय। चलो हमेशा की तरह एक टॉपिक हमारे पास में फिर आ चुका है, उस टॉपिक की चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मगध के वंशों की। चलो लिख दो यहाँ पर मगध के वंश, फिर वह शासक, मगध के वंश और शासक। चलो एक बार अलग अलग करते हैं वापिस, फिर बाबर का परिचय और युद्ध। चलो सबसे पहले बात करते हैं मगध के वंशों की, मगध के वंशों की। यहाँ पर लिख दो वंश,
वंश, और यहाँ पर लिख दो शासक, वंश और शासक, वंश और शासक। चलो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा वंश था, वृहद्रथ, वृहद्रथ। फिर अगला हर्यक वंश, अगला हर्यक वंश। फिर बात करते हैं शिशुनाग की, कौन सा वंश, शिशुनाग वंश। अगला वंश कौन सा था, नंद वंश। अगला वंश कौन सा था, मौर्य वंश। अगला वंश कौन सा था, मौर्य वंश। चलो फिर गुप्त वंश, फिर गुप्त वंश। फिर बात करते हैं वर्धन वंश, वर्धन वंश। चलो इनके शासक और संस्थापक का नाम साथ में ऐड करते हैं। वृहद्रथ का संस्थापक कौन था, वृहद्रथ ही था, ठीक है। हर्यक वंश का बिंबिसार, इसने शादियों का रिकॉर्ड तोड़ा, 550 शादियां की थी, बिंबिसार। शिशुनाग, शिशुनाग का संस्थापक कौन था, शिशुनाग ही था, एक नाग के द्वारा रक्षित होने के कारण उसे शिशुनाग कहते हैं। नंद वंश महापद्मानंद, महापद्मानंद। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बात करते हैं गुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। वह वर्धन का वंश संस्थापक कौन था, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। चलो खींचो बीच में लाइन और चलो नेक्स्ट। चलो अगली बात किनकी करेंगे, अगली बात बाबर का परिचय, बाबर का। चलो बात करते हैं जन्म, जन्म, पिता, पिता, माता, माता, दादी, दादी, पत्नी, पत्नी, पत्नी के बाद में पुत्र, ठीक है ना। पुत्र के बाद में लिख दो बहन, बहन प्लस बहन हुई, बहन प्लस में बहन हुई। चलो बात करते हैं जन्म 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483, फ्रांस ओक्सियाना, फ्रांस ओक्सियाना की रियासत फरगना, फरगना में। पिता उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। माता कुतुलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम, कुतुलुग निगार खानम। दादी एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। चलो बात करें पत्नी, लिख दो खान माम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम। वाह, माम बेगम, दूसरी गुलरुख बेगम, गुलरुख बेगम, तीसरी दिलदार बेगम, दिलदार बेगम। चलो बात करें पुत्रों की, पुत्रों में माम बेगम का पुत्र हुमायूं, हुमायूं। इनका कामरान, कामरान व अस्करी, अस्करी। इसका हिंदाल, हुमायूं, कामरान, अस्करी व हिंदाल, ठीक है ना। दो बहनें, बहनों के नाम खानजादा बेगम, रोकिया सुल्तान, खानजादा बेगम व रोकिया सुल्तान, रोकिया सुल्तान, खानजादा बेगम व रोकिया सुल्तान, खानजादा बेगम व रोकिया सुल्तान। बहनोई, बहनों में बात करो मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा और शेबा निखा, शेबा निखा, ठीक है ना। चलो अब कुछ चीजें पीछे और रह गई है जिसके अंदर बाबर के युद्धों के भी नाम आएंगे, बाबर के युद्धों के भी नाम आएंगे। चलो एक बार युद्ध भी साथ में लिख देते हैं, युद्ध भी साथ में लिख देते हैं। चलो बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध, युद्धों के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं, युद्धों के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं, पहले वो लिख दो। चलो युद्धों के अंदर पहला पानीपत, पानीपत का प्रथम, पानीपत का प्रथम, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य होता है, चलो 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 बाबर
वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। चलो दूसरा युद्ध कौन सा था? बयाना का। बयाना युद्ध किन किन के मध्य होता है? 17 यह फरवरी में, ठीक है ना, माफ करना, फरवरी बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध किन किन के मध्य होता है? सबसे पहले देख दो कब होता है? फरवरी 1527। बाबर वर्सेज सांगा। एकमात्र युद्ध जिसमें बाबर विजय होता है, माफ करना, जिसमें बाबर हारता है। चलो अगला युद्ध कौन सा है? खानवा का 17 मार्च 1527। किन किन के मध्य होता है? बाबर और राणा सांगा के मध्य। फिर चंदेरी युद्ध 1528। फिर घाघरा युद्ध 1529। फिर बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा के आरामबाग में दफनाया। और इसका मकबरा कहां पर है? काबुल के अंदर इसका मकबरा स्थित है। चलो तो साथियों, ठीक है, चलो अगला पोर्शन कराएंगे हमारे KR जानी सर। चलेगा, मैथ का क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिखा हुआ है, √x बराबर 88 गुणा 42 भाग 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी √x बराबर 88 इंटू 42 और बट्टे में क्या आ गया अपने पास? 16। अब अपन कैंसिल करेंगे। यदि 2 का भाग दे तो 8 और कितना आ गया? 21। यदि 8 का भाग लगाएं तो 11। √x बराबर क्या आ गया? 11 इंटू 21 आ गया। अब अपन को x का मान निकालना है। इधर वर्गमूल हटाएंगे तो इधर स्क्वायर कर देंगे, यानी 11 इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे। 11 इंटू 21 इंटू 11 इंटू 21। जब इसका अपन मान निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 11 इंटू 11 121। 121 इंटू 11 कर दीजिएगा, क्या आएगा? 121 इंटू 1 4 और 2 1 3 5 और 2 2531। 2531 इंटू 21 कर दीजिएगा तो ये 2531 इंटू ये बात करेंगे तो ये आ गया 3, नहीं यहाँ 2 आएगा। 2 इंटू 2 यानी यहां क्या आएगा? 4 आएगा। 2541 इंटू 31 करेंगे। 2541 इंटू 21। 2541 इंटू 21 करेंगे। 1 4 5 2 इंटू 2 8 10 और 1 5 जोड़ दीजिएगा। 1 6 8 5 13 3 और 5 53,361। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब देखिएगा क्या था, यानी जो भाग को मैं नीचे लाया, इसको जब सॉल्व किया अपन ने काटा तो 11 इंटू 21 आया, जो √x का मान था। अपन को मान निकालना है x का। जब इधर अंडर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21। जब सॉल्व किया अपन ने तो 53,361 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आपके सामने। 10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेजों का इकट्ठा मूल्य 4,000 रुपए है। तो बताइए 12 कुर्सियों और 3 मेजों 12 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य कितना होगा? यानी 10 कुर्सियों का मूल्य जो है, 10 कुर्सियों का मूल्य किसके बराबर है? 4 मेजों के बराबर है।
10 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के बराबर है, तो आप 10 के अंदर 4 का भाग दोगे तो एक मेज का जो मूल्य है वो 2.5 कुर्सियों यानी 5/2 कुर्सियों के बराबर है, यानी 2.5 कुर्सी के बराबर। यानी एक मेज का जो मूल्य है वो 2.5 कुर्सी के बराबर है। ये बात अपने सामने निकल कर आ गई। यानी 10 कुर्सियां 4 मेजों के बराबर है, एक मेज 2.5 कुर्सी के बराबर है। 15 कुर्सियों और 2 मेज यानी 15 कुर्सियों प्लस 2 मेज, 15 कुर्सियां प्लस 2 मेज, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि 15 कुर्सियां और 2 मेज, एक मेज है जो 2.5 कुर्सियों के बराबर है, इसका मतलब 2 मेज को मैं 5 कुर्सी लिख सकता हूं। अर्थात 20 जो कुर्सियों का मूल्य है वो दे रखा है, 20 कुर्सियों का जो मूल्य है वो 4,000 रुपए दे रखा है। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? एक कुर्सी का मूल्य 4,000 बट्टा जब 20 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, एक जो कुर्सी का मूल्य है वो 200 रुपए है। अब क्या कह रहा है? 12 कुर्सियों तथा 3 मेज, 12 कुर्सियों तथा 3 मेज यानी 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 3 मेज यानी एक मेज 2.5 कुर्सियों के बराबर है, यानी 5/2। इसका मूल्य कितना आएगा? एक कुर्सी का, ये इतनी कुर्सियां और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? एक कुर्सी का मूल्य 200 रुपए है। तो अब देखिए 12 प्लस यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 बराबर इंटू 200। 12 प्लस 7.2 करोगे तो 19.5 बराबर कितना आ गया आपके? इंटू 200। 19.5 इंटू 200। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्या आएगा? 0 का 0, 0 का 0, यह आ गया 10 और 18, 18 ने कितना हो गया? 18 ने 19 और एक हासिल वाला 3। यानी अब एक संख्या, अब अपन बात करेंगे क्या, यानी एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो यहां आ गया यानी 3900 रुपए। राइट आंसर क्या रह जाएगा अपना? 3900 रुपए। अब देखिएगा पर्सन कह रहा है कि 10 कुर्सी और 4 मेज बराबर है। 10 कुर्सी 4 मेज बराबर है, इसका मतलब 2 कुर्सी 5 मेज, 2 मेज और 5 कुर्सी बराबर है। एक मेज का मूल्य 2.5 कुर्सियों के बराबर है। तो 5 कुर्सियों और 2 मेज, यदि इसको मैं पूरा कुर्सियों में कन्वर्ट करूं तो ये 15 कुर्सियां तो 15 रह गई, 2 मेज की 5 कुर्सियां बढ़ गई, यानी कुल मिला के 20 कुर्सियां, 20 कुर्सियों के 4,000 रुपए। तो एक कुर्सी के रुपए कितने आ गए? 2,000। आगे क्या कह रहा है? 12 कुर्सियों और 3 मेज, 3 मेजों में कुर्सियां कितनी बन गई? 7.5। 12 और 7.5 कितनी हो गई? 19.5। 19.5 और एक कुर्सी का मूल्य कितना? 200। 19.5 इंटू 200 किया तो 3900 रुपए। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए, 3900 रुपए रहेगा। एक त्रिभुज का आधार, यानी ये त्रिभुज है और एक त्रिभुज का आधार है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिकोण का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में कितना होगा? तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना? 8, ऊंचाई कितनी? 5, 2 से ये कट गया 4 बार, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 20 वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कक्षा में 40 छात्र है और इन छात्रों में 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे और इनमें से 2/3 छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए? देखो कुल विद्यार्थी 40 के 90% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और 90% के 2/3 विद्यार्थी ही पास हुए। ये अपने सामने पास का आंकड़ा, 40 का 90%, 90% का 2/3। चलिएगा हल कर दीजिएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया 3 बार, 4 3 12 और 12 2 कितने हो गए? 24। यानी कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? 24 विद्यार्थी पास हुए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 36% प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी 113 अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए अधिकतम अंक कितने हैं? यानी पेपर का पूर्णांक कितने का है, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिएगा, यानी क्या कहानी है अपने सामने।
माना कुल पूर्णांक तो 100% है, कुल पूर्णांक कितना है 100% है, और पास होने के लिए 36% चाहिए। तो 36% बंदे को चाहिए, लेकिन 36% कब बनेंगे? एक बंदा जो 113 नंबर लाया और 85 नंबरों से फेल हो गया, यदि उसको 85 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब पास होता तो कितने परसेंटेज बनते? 36। यानी 36% किसके बराबर है? 113 प्लस 85। तो कितना आएगा? 113 प्लस 85 आप जोड़ोगे तो 8, 5 3 8, 8 ने कितने हो गए? 9 और 1, यानी 198। 36% का मान कितना है? 198 है। तो कुल पूर्णांक जो 100% है, अपन को ज्ञात करना है अधिकतम, यानी कुल पूर्णांक जिसका मान 100% है। तो 100% का मान कितना होगा? 198/36, यानी 1% और इंटू क्या आ गया? 100। जब 100 करेंगे तो अपने सामने मान आ जाएगा। चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले जब 4 से कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल, ये हो गया 25 बार, और 4 का भाग 36 में कितनी बार चला गया? 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी कितने हो गए? 18। 9 दूनी 18, एक बच गया शेष 18, और 18 में फिर 2 बार। 22 इंटू 25, यानी 25 इंटू 22 कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 4 ने 5 इंटू, यानी कितना आ गया? 055, 550। तो अधिकतम पेपर कितने नंबर का है? तो पेपर का जो अधिकतम पूर्णांक है वो 550 नंबर का है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x बदला जाए तो औसत में, औसत के अंदर 2 की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान क्या है? तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 5 संख्याओं का पहले औसत 35 था, एक संख्या थी 5 में से एक संख्या थी जो 23 थी। कितनी थी? एक संख्या 23 थी, लेकिन 23 की जगह x को लिया गया, जिसके कारण औसत 2 अंक बढ़ गया। तो कुल वृद्धि कितनी हुई? औसत 2 बढ़ा तो कुल वृद्धि कितनी हुई? तो कुल वृद्धि कितनी हुई? 2 औसत बढ़ा और 5 संख्याओं के ऊपर बढ़ा, तो कुल वृद्धि कितनी हुई? 10 हुई। तो कुल वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि अब जो नई संख्या ली है वो पहले वाली से 10 अधिक है। तो पहले 23 थी, नई ली वो उससे 10 अधिक है। इसका मतलब x का मान कितना है? x का मान 33 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 33 होगा। यदि चीनी की कीमत में 6 प्रति किलो से 7.50 प्रति केजी की वृद्धि हो जाए, किसी व्यक्ति को अपने चीनी की व्यय में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी मूल्य यथावत न रहे। अब देखिए 6 रुपए पहले भाव थी और अब तो वृद्धि प्रतिशत। पहले आप वृद्धि प्रतिशत निकालिएगा, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि प्रतिशत की मैं बात करूं तो 7.5 माइनस 6, यानी इतनी वृद्धि हुई है। अब 7.5 रुपए किलो है, पहले 6 थी, और किसके ऊपर हुई है? 6 के इंटू 100, यानी 1.5/6 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो चुका, यानी 15 का भाग 4 बार और 4 का भाग 100 में 25 बार। यानी कितनी वृद्धि हुई? 25% की मूल्य पर वृद्धि हुई है। तो कितनी कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी ये बात हुई। 100 रुपए की वस्तु थी, अब वस्तु कितने की हो गई है? 125 की। लेकिन पहले भी 100 रुपए का ही आइटम आता था, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो 100 ही रहना चाहिए। इसका मतलब 25 की कमी करनी होगी, 125 पर परसेंटेज निकालना है तो किससे? 100 से गुणा करना है। 25 का भाग 125 में 5 बार और 5 का भाग 100 में 20 बार, यानी 20%। खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े? तो 20% की कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। चलिएगा, रामवीर ने 2100 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया और बाद में 3600 रुपए के साथ 37 उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में विभाजित किया गया तो लाभ बराबर था 37 कितने माह बाद शामिल हुआ? यानी ये क्वेश्चन साझा से है। जिस अनुपात के अंदर राशि लगाते हैं उसी अनुपात के अंदर ही मुनाफा प्राप्त होता है। तो रामवीर ने तो काम शुरू किया और वर्ष के अंत में हो रहा है,
इसका मतलब रामवीर ने तो 2100 रुपए कितने महीने लगाए? रामवीर ने 2100 रुपए 12 महीने लगाए, जबकि दोनों को बराबर प्राप्त हो रहा है। जबकि बात हो रही है किसकी? या सतीश की। सतीश ने 3600 रुपए लगाए, बाद में शामिल हुआ माना एक्स माह, यानी यहां मैं मान सकता हूं माना सतीश ने एक्स माह रुपए लगाए, यानी कितने महीने उसने रुपए लगा के रखे? एक्स महीने, तभी इन दोनों का रेशियो रहा वो बराबर रहा, ये दोनों आपस में बराबर रहे। अब एक्स का मान जब निकालेंगे तो 2100 इंटू 12 बट्टे में क्या आ गया? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 का भाग 36 में 3 बार और 3 का भाग 21 में 7 बार, यानी सतीश ने जो पैसे लगाए वो 7 माह लगाए। अब अपना क्वेश्चन है कि सतीश ने कितने माह बाद शामिल हुआ? ऐसा अब 12 महीना के बाद किया जा रहा है, इसने 7 महीने ही पैसे लगाए हैं, इसका मतलब वो कितने महीने बाद शामिल हुआ? तो वो 5 माह बाद शामिल हुआ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आप मेरे को यदि यहाँ पे लाभ का अनुपात दे रखा होता तो अपन बात अलग करते। यहां बराबर करने का अर्थ है कि इसका भी लाभ का रेशियो 1 है, 1:1 है लाभ का रेशियो, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा है। चलिएगा बगीचा लगा देते हैं अभी। ये अपना बगीचा तैयार, 100 मीटर लंबा है तथा 60 मीटर चौड़ा है। ओके, यदि 5 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा है तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? अब ये कह रहा है कि इस प्रकार का तो ये बगीचा है, बगीचा इसका मान मैं अंदर लिख रहा हूं 100 मीटर और 60 मीटर। अब कह रहा है कि ये पूरा बगीचा 5 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा हुआ है, चारों तरफ इस प्रकार सड़क बनी हुई है जो 5 मीटर है। इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी मैं बात करूं तो 5 और इधर भी बात करूं तो 5। सड़क का क्षेत्रफल कितना है? तो सड़क का क्षेत्रफल कब आएगा? सड़क का क्षेत्रफल तो तब आएगा पहले सड़क सहित बगीचे का क्षेत्रफल, सड़क सहित बगीचे के क्षेत्रफल होगा, सड़क सहित बगीचे का क्षेत्रफल, और इसमें से यदि माइनस कर देंगे बगीचे का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा? सड़क सहित बगीचे का क्षेत्रफल, उसमें से बगीचे के क्षेत्रफल को जब माइनस करेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, तब सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिएगा सड़क का क्षेत्रफल, ये लाइट का दिमाग खराब है। सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए सड़क सहित बगीचे का क्षेत्रफल, अब देखो पहले लंबाई 100 थी, 5 इधर भी सड़क है 5 इधर भी सड़क है, तो लंबाई कितनी हो गई? अब 110 हो गई। 110 इंटू अब देखिए चौड़ाई पहले 60 थी, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो 70 हो गई, माइनस बगीचे का क्षेत्रफल 6 इंटू 60 है। 110 इंटू करोगे 11 7 77, 7700 माइनस कितना हो जाएगा? 6000। 77 तो माइनस 6000, यानी 1700 मीटर स्क्वायर सड़क का क्षेत्रफल रहेगा। 1700 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका 24, 28 और 35 का भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे? तो वो कौन सी संख्या होती है जिसमें भाग देने पर कोई शेष नहीं बचे? तो वो होती है एलसीएम। तो अपन को क्या करना है? 24, 28 और 35 का क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। तो लीजिएगा ये 24, ये 28 और ये 35, लीजिएगा एलसीएम। 2 का भाग 12 बार, 14 बार, 35 के 35, 2 का भाग 6 बार, 7 बार, 35 का 35, 2 का भाग 3 बार, 7 का 7 और 35 का 35, 3 का भाग 1 बार, 7 का 7 और 35 का 35, 5 का भाग 1 बार, 7 का 7 और 35 में 7 बार और फिर 7 का भाग 1 1 1, यानी क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8, 8 3 24, 24 इंटू 35, 24 इंटू 35 करेंगे तो 4 पंजा 20, हासिल गई 2, 4 3 12, 12 2 14 इंटू 5 दूनी 10, हासिल गई 1, 6 1 7, यानी 0 4 840। यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 840। यानी 840 वो संख्या है जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 3 शेष बचे, इसका मतलब 840 एलसीएम है, 3 शेष बचे इसका मतलब 3 ज्यादा है, तो 840 प्लस 3 843। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए 843 रहेगा। चलिएगा, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है, यही कहना चाहता है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी है। अब देखिए 5 वर्षों में तिगुनी हो रही है। अब देखिए 100 रुपए थी और तिगुनी हो रही है, इसका मतलब कितनी हो रही है, तिगुनी हो रही है, इसका मतलब 300 हो रही है। तो ब्याज कितना बना, ब्याज कितना बना, 200 रुपए ब्याज बना और कितने वर्षों में बना, 5 वर्षों में बना। तो 200 के अंदर जब आप 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 40%। तो दर क्या रहेगी, 40%। बहुत सीधा है, 3 गुणा 300 ही ब्याज 200 है। अब ब्याज 200 रुपए 5 वर्षों में बने, दर निकालनी मतलब 1 वर्ष में कितने रुपए बने, वही तो वार्षिक दर आएगी। तो कितने रुपए बढ़ेंगे, 200 रुपए 5 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में 100, 40, इसका मतलब दर 100 के ऊपर 100 रुपए ही अपन ने मूलधन मान के किया है, इसलिए अपना जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी 40 रहेगा। चलिएगा, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर का अंतर तय करती है, उनकी गति का अनुपात क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं ट्रक की, किसकी बात करूं, ट्रक की बात करूं। ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। 550 मीटर की दूरी तय कितने मिनट में करता है, 1 मिनट में तय करता है। तो अपन किलोमीटर प्रति घंटे में जब चाल निकालेंगे, अब देखो 550 मीटर है, जिसको मैंने किलोमीटर में बदला तो क्या आ गया, किलोमीटर में बदला तो क्या आ गया, 1000 का भाग दे दिया, और दूरी कितना मिनट में तय कर रहा है, तो 1 घंटे की बात करें, 1 मिनट में तय कर रहा है, जिसको घंटे में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 60 से। देखिएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 का भाग दीजिएगा 3 बार और 5 का दीजिएगा 11 बार, 11 तिया 33। यानी जो ट्रक की चाल है वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात कर लेते हैं बस की। बस क्या खेल कर रही है, बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर। अब किलोमीटर तो स्पष्ट दे रखे हैं, किलोमीटर इंटू 45 मिनट, मिनट को मिनट दे रखे हैं, इसको घंटे में बदलेंगे तो किसका भाग दे दिया, तो किसका भाग दे दिया, 60 का। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, ये अपने सामने आ जाएगा। अब कीजिएगा इसको सॉल्व। 15 से जब कैंसिल करेंगे, 15 से कैंसिल किया तो कितनी बार, 15 तिया 45 और 15 चौक कितने हो गए, 15 तिया 45 और 15 चौका कितने हो गए, 60। यानी बात हो रही है 33 किलोमीटर की दूरी ये 45 मिनट में तय कर रही है। यानी जो क्या कह रहा है, 45 मिनट के अंदर दूरी तय कर रही है, 45 मिनट में दूरी तय हो रही है, तो घंटे के अंदर कितनी दूरी तय होगी, ये 1 मिनट में, यानी 45 मिनट के अंदर 33 किलोमीटर, 45 का भाग दिया 1 मिनट, और 60 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय होगी, वही तो घंटे की बात करेगी। 15 का भाग 4 बार और 45 में 3 बार, 11 तिया 33। यानी जो बस की चाल आएगी वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस बात को दोबारा समझो, 550 मीटर की दूरी ये मीटर में है, अपन को या तो दोनों मीटर, या तो मीटर प्रति सेकंड में दूरी होगी या किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। मैंने चाहा कि मैं किलोमीटर प्रति घंटे में बदलता हूं, तो 550 मीटर था, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया, ये 1 मिनट के अंदर थी, घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 60 से गुणा किया, सॉल्व किया तो कितना आ गया, 33। 1 घंटे में रफ्तार आ गई। या 45 मिनट में हो रही थी, 33 किलोमीटर दे रखा है, 45 मिनट में हो रही, जब 33 के अंदर 45 का भाग दिया 1 मिनट में आ गई, 1 मिनट में आई, घंटे में निकालनी, इसलिए 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 44 आ गई। अब कह रही है गतियों का अनुपात क्या होगा, तो 33 अनुपात 44। जब 11 से कैंसिल करोगे तो 3 अनुपात 4। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा 3 अनुपात
4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा 40, 48 तथा 52 का मशब क्या होगा, यानी अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। 40 की मैं बात करूं 2 यानी 20 आ गए, 2 दिया तो 10, 2 दिया तो 5 यानी 5। 40 का गुणनखंड करोगे तो यूं आएगा, आप गुणनखंड साइड में कर सकते हो। 48 की मैं बात करूं 2 का भाग देने पर कितने आ गए 24, 2 का दिया तो फिर 12, 12 में 2 का दिया तो 6, 6 में 2 का दिया तो 3, फिर 3 में 3 का दिया तो 1। और 52 की मैं बात करूं 52 में 2 का दिया तो 26, 26 में 2 का दिया तो 13, 13 में 13 का दिया तो क्या आ गया 1। अब अपन को ज्ञात करना है क्या एचसीएफ। एचसीएफ जो सभी में मौजूद हो और कम से कम मौजूद हो, यानी इसमें भी 2 3 बार है, इसमें 2 3 बार है, 4 बार है और इसमें 3 2 बार है, तो 2 बार सब में है। 2 बार 2 2 सभी के अंदर मौजूद है। इसमें 5 है, इन दोनों में नहीं है, इसमें 3 है, इन दोनों में नहीं है, इसमें 13 है, इनमें नहीं है, तो 2 इंटू 2 किया तो कितना आ गया 4 आ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे के क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। ऑल द बेस्ट। तो चलिएगा हम बात करते हैं अपने रीजनिंग के पोर्शन को कंटिन्यू करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है CBE और इसकी अगली श्रृंखला बन गई है EEE GIG और INI। चलो सबसे पहले बात करते हैं CBC। इसकी श्रृंखला में E आया ABC D और E लिखो प्लस 2, B आया है B C D और E यानी कि प्लस 3, C ABC D और E यानी कि प्लस 2 प्लस 2। तो श्रृंखला बनी है 2 प्लस 3 प्लस 2। अगली श्रृंखला E E और E या बात करते हैं GIG E F और G यानी कि 2 प्लस 2 E F G H और I यानी कि प्लस 4 प्लस E F G प्लस 2 यानी कि ये एक बढ़ता है, अगले यू चल रहे हैं। तो देखो 2 प्लस 3 प्लस 2 यहां से यहां गए, 2 प्लस 4 प्लस 2 यहां से यहां गए, 2 प्लस 5 प्लस 2 तो यहां से यहां 2 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है ना। चलो I J और K कहां गए, ये ऑप्शन कर गया, ये ऑप्शन कर गया 2। ठीक है ना। 2 लिख दो K। अगली बात है N M N O P Q R S T इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रहे। फिर T लिख दिया, चलो T I J और K ऑप्शन नंबर ए रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। यदि एंशिएंट को ये कोड लिखते हैं तो नेचुरल को इस कोड में लिखा जाता है, तो ट्रेन को कौन सा कोड होगा, यानी कि इन्हीं के कोड में से अगला कोड बताना है। चलो बात करते हैं किसका, T R A I और N का याद करना है। T R A I N का याद करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ANCIENT। एंशिएंट का कोड क्या है, एंशिएंट का कोड क्या है 2 5 1 6 8 5 और 9। अगला है NATURE नेचर का 5 2 9 0 4 और 8 ये। ठीक है ना। तो ट्रेन का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले बात करते हैं टी कहां पे भैया, टी का 9 लिख दिया 9 लिख दो 9। ओके। फिर अगला पूछा आर कहां पे है, आर का है 4 लिख दो आर के 4। ए का कितना है 2। TRAI का कितना है 6। N कहां पे गया, N का 5। 9 4 2 6 5 9 4 2 6 5 ऑप्शन नंबर 3 राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक स्त्री का परिचय करते हुए देखो भैया, यहाँ पर बड़ी सी शानदार स्त्री बना देते हैं, मुद्रा पहना के। एक स्त्री का परिचय करा तो पुरुष ने कहा, यहाँ पे भैया पुरुष भैया खड़े हैं, उसके पिता, उसने परिचय करके कहा इसका पिता
यानी कि इसके पिता, उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र मेरे पिता है। ये तो पुत्र है ना, ये इसका क्या है, पिता है। इसका क्या है, पिता है। तो उस स्त्री का, तो उस पुरुष का, उस स्त्री से कैसे संबंधित है? ये जो पुरुष है ना, उस स्त्री से कैसे संबंधित है? उस स्त्री से कैसे संबंधित है? इसका बेटा है, इसका पिता है। तो यानी कि ये पुरुष इस आदमी से किस प्रकार से संबंधित हुआ है? पिता। उस आदमी से कैसे संबंधित है? पिता। ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जिस प्रकार चालन का संबंध बस से है, उसी प्रकार से उड़ान का संबंध किससे है? उड़ान का संबंध हवा बिल्कुल नहीं, पतंग बिल्कुल नहीं, जलयान बिल्कुल नहीं, वायुयान बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर क्या राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूर्व में चल रही है, लगा दो, बना दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, बना दो। ये ट्रेन वाला मैटर पूरा समझा देते हैं। चलो बात करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, चलो पूर्व से पश्चिम। ये एक ट्रेन है जो यहाँ से यहाँ चल रही है, यहाँ से यहाँ चल रही है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर है। हवा उत्तर से दक्षिण की ओर है, यह हवा चल रही है। ठीक है ना। तो आपको पता होगा ट्रेन धुआं यूं डालती है ना, ये तो बात श्योर है। तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी, जब भी किसी एग्जीक्यूशन बुक पढ़े ना, इसमें ये ध्यान रखना है कौन सी चीज क्या प्रोवाइड है, या क्या पैदा करती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है तो धुआं पैदा नहीं करेगी। अगर बात करते हैं जलयान की, तो जलयान भी धुआं पैदा नहीं करता अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो। ठीक है ना। पूछ रहे एक साइकिल उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसका हवा सामने से आ रही है, तो धुआं किस ओर देगी? तो साइकिल भी धुआं नहीं देती है। उसी प्रकार की चीज है, ध्यान रखनी, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है धुआं नहीं देती है। तो इनमें से कोई नहीं हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलो ये हो गया हमारा रीजनिंग का पोर्शन और हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट। तो साथियों जैसा कि आपको पता है, हमेशा की तरह हमारा प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलता है और आगे भी एग्जाम तक चलता रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।